Hello everyone, this is AgriF Videos and topic for today's video is Arun Katyayan's chapter number 4, that is crop ecology. In this chapter, we'll be taking up with the topics on microclimate, which is at plant level. Then we'll be talking about the harvest index, followed by sink source ratio. Then we'll be talking about idiotypes on model plants, giving examples of few of them, followed by agroclimatic regional planning. What are the agroclimatic zones and details of each one of them. So let's begin. सबसे पहले टर्म इकोलॉजी कहाँ से आया है? ये डिराइव हुआ है ओइक्योस से, विच मीन्स होम। क्रॉप इकोलॉजी का मतलब होता है एक रिलेशनशिप जो कि क्रॉप की उसकी कम्युनिटी के साथ, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ स्टैब्लिश्ड होती है। किसी भी लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो सराउंडिंग एरिया से डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, एक्सपोजर, कवर या फिर जिसे हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बात करें तो माइक्रो क्लाइमेट को हम अलग अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। दो लेवल्स मेजरली रहते हैं, एक होता है प्लांट लेवल पे, एक होता है सॉइल लेवल पे। जब हम प्लांट लेवल माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं तो इको क्लाइमेट जो प्लांट का है, चाहे वो अबव है या सॉइल सरफेस के, या वो बिलो है, प्लांट कैनोपी की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, वो सब इसी में इंक्लूडेड होता है। माइक्रो क्लाइमेट जो भी प्लांट का है, इको क्लाइमेट के टर्म्स में वो वेरी करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट से, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से, उसकी हाइट, उसकी कंडेंस कैनोपी कितनी कंडेंस्ड है, उसकी शेप, उसकी साइज, लीफ का कलर, लीफ की स्टेम लीफ, एवरीथिंग। सॉइल कलर मॉडिफाई होता है माइक्रो क्लाइमेट के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल, अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं जिसकी वजह से ये चेंज होता है। बात करें प्लांट कैनोपी के चेंज की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो चेंज करता है इंटेंसिटी और क्वालिटी लाइट की, उस पर डिपेंडेंट है। लाइट रेज उस पर पड़ रही हैं, कितनी पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं, ज्यादा पड़ रही हैं, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाते हैं प्लांट्स को, डे लाइट वाले, नाइट लविंग कौन से प्लांट्स हैं, इस तरीके से इसमें आप दे सकते हैं। माइक्रो क्लाइमेटेड सॉइल लेवल की बात करें तो सॉइल कलर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि माइक्रो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छा हमारा प्लांट होगा, ये एक सेइंग है। सो ये सेइंग कहीं किसी साइंस पे बेस्ड है, वो साइंस ये है। अगर हम सॉइल कलर की बात करें, इससे रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं, पार्ट ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस इससे रिफ्लेक्ट होती हैं। जो परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशंस ये रिफ्लेक्ट करता है, उस टर्म को हम बोलते हैं एल्बिडो। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एल्बिडो क्या होता है? तो एल्बिडो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एल्बिडो वेरी करता है सॉइल टाइप के हिसाब से, प्लांट के कवर के हिसाब से, कितना प्लांट कवर है, कितना मॉइस्चर है सॉइल में, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, वो सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस एल्बिडो में जब डिफरेंस आता है सॉइल के सरफेस के बेसिस पे, अलग अलग थर्मल रिजाइम्स के बेसिस पे, वो होता है इनकमिंग रेडिएशंस के बेसिस पे आइडेंटिकल। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप एक सॉइल की सरफेस पे कंपेरेटिव एनालिसिस करें और मल्च ग्रो कर दें, उसके मल्च रख दें वहां पे प्लांट के पास, तो उससे सारी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो प्लांट नहीं करेगा, मल्च करेगा, जिससे कि रेडिएशंस का जो इफेक्ट है, जो कूल डाउन इफेक्ट है, वो उतना उतना हद तक प्लांट पे नहीं पड़ेगा और प्लांट उससे बच जाएगा, जो कि हीट रेडिएशंस उसकी आ रही हैं। वेट सॉइल जो होती है वो अब्सॉर्ब करती है ज्यादा रेडिएशंस को कंपेयर टू ड्राई सॉइल, इसलिए ज्यादातर जो सॉइल्स गीली रहती हैं वो अच्छी रहती हैं, बिकॉज प्लांट की लाइफ उससे बढ़ जाती है। हीट गेन या हीट लॉस की बात करें सॉइल में, वो 5 गुना ज्यादा होता है अच्छे तरीके से बाय वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉइल की वो 0.2 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की 1 है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाई सॉइल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, वो सॉइल की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बात करें अगर हम एरिड रीजन्स की, वार्म रीजन्स की, तो वहां पे मॉइस्ट सॉइल फेवरेबल होती है अच्छे कल्टीवेशन के लिए किसी भी क्रॉप के, तो इसलिए सॉइल लेवल पे माइक्रो क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स को, ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखो, इसको समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस पे किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ता है, किस किस चीज से फर्क पड़ता है। पहला है कितना बड़ा एसिमिलेटिंग एरिया है जिसपे कि लाइट पड़ रही है, खाना बन रहा है, प्रोसेस सारा हो रहा है। सेकंड है एडिकेट सप्लाई कितनी आ रही है, सोलर एनर्जी की कितनी सप्लाई आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्टेटस है। तीसरा है फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस है कि नहीं। इन सब चीजों के बेसिस पे डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट में किस तरीके से हो रही है।
अब बात करें हम, जो टोटल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का पूरी लाइफ टाइम में क्रॉप के किसी भी ग्रोइंग सर्कमस्टांसेस पे, वो डिपेंड करता है मेन 3 फैक्टर्स पे। अभी एक 3 फैक्टर्स हमने यहाँ देखे, अब कुछ 3 फैक्टर्स हमें यहाँ देखने हैं। पहला है कितना एसिमिलेटिंग एरिया का साइज है, कितना प्लांट का लीफ का साइज है, क्या मतलब आपका स्ट्रक्चर का कितना बड़ा साइज है कि जो कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कर पा रहा है। एफिशिएंसी क्या है एसिमिलेशन की और कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की। और तीसरा है कि पीरियड कितना है एसिमिलेशन का और कितना फिक्सेशन का उसे टाइम मिल रहा है। अब इसे समझते हैं एग्रोनॉमी में। जब जब अगर हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के, तो उस पूरे प्रोसेस को हम हार्वेस्ट इंडेक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो हार्वेस्ट इंडेक्स को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कितना इफेक्टिव हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्लस एसिमिलेशन, जो भी एक्टिविटी प्रोसेस में हो रही है, वो कितने एफिशिएंटली हो रही है। तो इंडेक्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इकोनॉमिक यील्ड, एग्जांपल ग्रेन की यील्ड, डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड में आता है आपका ग्रेन का यील्ड प्लस स्ट्रॉ का यील्ड डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इनटू 100, इस बेसिस पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्रेन यील्ड का एक और कैलकुलेशन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जहां पे y है ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया कितनी है, a मतलब कि कितने प्लांट्स उस पर यूनिट एरिया में है, b मतलब कितने फर्टाइल टिलर्स उस प्लांट में है, और c मतलब कि नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं पर ईयर, और डी मतलब कि वेट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन कितना है। अगर हम बात करें वीट की, बार्ले की और इस तरीके के सीरियल्स की, जहाँ पे ग्रेन, ईयर, इन सब की बात की जाती है, टिलर्स की बात की जाती है, तो जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है ईयर की, जो कि स्टॉक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है ग्रेन फॉर्मेशन के प्रोसेस में। टिप प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ड्राई मैटर जो भी ग्रेन का रहता है वो प्रोड्यूस होता है शूट जो कि अबव द फ्लैग लीफ नोड रहती है। तो ड्राई मैटर की अगर हम बात करें तो ईयर कंट्रीब्यूट करता है 50% इन केस ऑफ वीट, जबकि 70% है ये इन केस ऑफ बार्ले। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि सिंक सोर्स रेशियो की बात करता है। सोर्स क्या है और सिंक क्या है? सोर्स मतलब कि जहां पे की प्रोडक्शन हो रही है, प्लांट का वो पार्ट है, अगर हम प्लांट की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो, जहां पे कि जनरली लीव्स को सोर्स माना जाता है, बिकॉज वहां पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब हम बात करते हैं सिंक क्या होता है। सिंक है जहां पे फोटोसिंथेसिस करने के बाद एक्यूमुलेशन होती है, उसे हम सिंक कहते हैं, जो कि स्टोर हाउस की तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। जनरली ग्रेन होता है सिंक, बट स्टेम जैसे कि पोटैटो, रूट एग्जाम्पल शुगर बीट, या लीफ जैसे कि पालक, ये भी सिंक बन सकते हैं, इनमें भी फूड स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात, जितना ज्यादा 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 हायर हार्वेस्ट इंडेक्स होगा, डेवलपमेंट ऑफ सिंक उतना ज्यादा कंसर्न होगा। बट जो डेवलपमेंट ऑफ सिंक है वो भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितना अच्छा सोर्स है, प्रैक्टिस क्या है, और क्या पार्टीशनिंग है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी की, तीसरा ट्रांसलोकेशन क्या हो रहा है एसिमिलेट्स का जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन स्पाइट अगर गुड सोर्स है, पार्टीशनिंग भी है, वेल डेवलप्ड सिंक विल वेरी पुअरली परफॉर्मिंग इन दिस केस, इसलिए इस केस में लोअर हार्वेस्ट इंडेक्स होगा। इसलिए हायर सिंक सोर्स रेशियो होना जरूरी है, मतलब सिंक सोर्स रेशियो यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स पॉजिटिव में होना बहुत जरूरी है। सोर्स अच्छा होना चाहिए, पार्टीशनिंग, जो सोर्स की पार्टीशनिंग है वो वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, ट्रांसलोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्यूमुलेशन जो सिंक में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो 4 स्टेप की प्रोसेस है ये। फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस का सोर्स पे, लास्ट में है स्टोरेज एसिमिलेट का सिंक में, अब बीच में क्या है, एक है पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेटेट्स, और अगला है ट्रांसलोकेशन हो रहा है एसिमिलेट्स का जो बन के आगे जा रहा है। सोर्स से सिंक, पार्टीशनिंग एंड ट्रांसलोकेशन रिवर्सिबल एक्टिविटी है, ठीक है। फॉर्मेशन जो भी सिंक में होगा सोर्स से, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे कि हमने बात करी। जब अपीयरेंस होती है इन्फ्लोरेसेंस की, फूल बनता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं फूल का दे रही हूँ, कंपटीशन जो होता है एसिमिलेट्स के लिए पत्तियों के बीच में और इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूल के बीच में, दोनों के बीच में बना रहता है। जब सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा जो एसिमिलेट है वो ग्रेन की तरफ चले जाता है, बिकॉज वहां पे खाने की या ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इस तरीके से छोटा मोटा इसमें आप पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक आता है तो आप इजीली इसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आइडियोटाइप्स की। आइडियोटाइप्स क्या होते हैं, मॉडल प्लांट्स क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये लेके कौन आया। ये कॉन्सेप्ट देने वाला था डोनाल्ड 1968 में।
ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में यील्ड, एक्स एक्सिस में हमें दिख रही है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ग्रेन यील्ड कॉटन की, हम ये देख पा रहे हैं ग्रेन यील्ड मेज की, यहाँ पे हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल यील्ड लिखा हुआ है और एक डॉटेड लाइन से पास कर रही है, ये यहाँ पे हम कह रहे हैं इकोनॉमिक यील्ड है। उस तरीके से यानी कि कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसे समझने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। कोई भी प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है वो अफेक्ट होता है उसके प्लांट के टाइप से, क्लाइमेट से, सॉइल से और मैनेजमेंट फैक्टर जो भी एसोसिएटेड है उनसे। बात करें हम आर्मी एंड ग्रीवर की, तो वो कहते हैं कि प्लांट में प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, प्लांट टाइप अगर आप इंक्रीज कर दोगे पीरियड ऑफ ग्रेन फिलिंग, बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इंप्रूव कर दोगे, सॉइल फैक्टर्स कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें अच्छी यील्ड मिलेगी। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप वो कहते हैं कि है प्लांट के टाइप में और क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्योंकि ओरिएंटेशन और नंबर ऑफ लीव्स कितनी है किसी प्लांट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन भी इस एक्टिविटी में बोल रहे हैं। डोनाल्ड की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ने क्या इलुस्ट्रेट किया कि मिनिमम कंपटीशन होना चाहिए क्रॉप के बीच में, और क्रॉप कम्पिटेंट होनी चाहिए वीड से। जो वीड क्रॉप्स हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स इन्हें हम बोलते हैं, जो कि प्लांट का न्यूट्रिशन खा जाते हैं, उन क्रॉप्स को हमें रोकना चाहिए। और एक मिनिमम कंपटीशन तभी हो पाएगा जब हमारा मेन प्लांट जिसे हमें ग्रो करवाना है वो ग्रो कर रहा है और जो वीड प्लांट्स हैं वो बहुत कम से कम प्लांट हैं, ठीक है। सिंगल प्लांट ज्यादातर बेटर होता है अगर आपको ग्रुप कंपेयर टू ग्रुप की बात अगर हम करें, एटलीस्ट कंपटीशन कम रहता है, वो सब हम यहाँ पे बोल रहे हैं। आइडियोटाइप क्या है, एक मॉडल प्लांट का, उसे हम डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉडल जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा परफॉर्म करे या ऐसा बिहेव करे प्रिडिक्टेबल मैनर में एक डिफाइंड एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन में। बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट के डोनाल्ड और हैम्बलिन ने आइडेंटिफाई किए दो फॉर्म्स ऑफ आइडियोटाइप्स। पहला था आइडियोटाइप आइसोलेशन आइडियोटाइप और कंपटीशन आइडियोटाइप, ठीक है। कंपटीशन आइडियोटाइप्स जो हैं ये है मिक्स्ड कल्टीवेशन के केसेस में, और दूसरे हैं हमारे आइसोलेशन आइडियोटाइप जो कि सेपरेटली डिस्कस करेंगे हम। अब क्रॉप, डोनाल्ड बोलता है आइडियोटाइप फॉर वीट और सिमिलर क्रॉप्स, उसके कुछ फीचर होते हैं। क्या फीचर होते हैं, वाटर लॉगिंग, जो लॉजिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए छोटा स्ट्रॉन्ग स्टेम होना चाहिए। इरेक्ट लीव्स, छोटी इरेक्ट लीव्स के लिए होंगी तो उससे सनशाइन कैनोपी को बराबर मिलेगी। इरेक्ट ईयर होना चाहिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा होगा। नॉन फर्टाइल, नंबर ऑफ फर्टाइल फ्लोरेट्स जो होंगे वो ज्यादा होने चाहिए ताकि हार्वेस्ट इंडेक्स बढ़ सके। ऑन्स जो आते हैं इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेटिक एरिया को, तो वो भी अच्छी बात है। सिंगल कलम होनी चाहिए ताकि वेस्टफुल वेजिटेटिव ग्रोथ को रोका जा सके। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो यूनिवर्सल है। प्रॉपर पार्टीशनिंग होनी चाहिए और ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, जो फूड बन रहा है वो कहाँ पे एसिमिलेट हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये बेसिक है कुछ जो कि आइडियोटाइप बनते हैं क्रॉप्स के लिए वीट और उसकी सिमिलर कैटेगरी में। सिमिलरली यहाँ पे मेज का दिया है। मेज के केस में प्लांट का इरेक्ट अपर लीव्स, लोअर लीव्स होनी चाहिए ग्रेजुअली, जो कि बिकम, जिसकी वजह से सनशाइन कैनोपी में प्रॉपर पहुंचेगी। प्लांट की हाइट टू बी 1.5 मीटर होनी चाहिए। 2 से 3 कॉप प्रोड्यूस हो नोड्स के आसपास, जो कि टार्सल के पास होता है इन केस ऑफ मेज। मेज में एक चीज होती है जिसे हम टार्सल कहते हैं, ठीक है। ग्राम में क्या था, ग्राम में भी आइडियोटाइप प्रपोज किया पर ये किसी और ने किया। इसमें क्या आइडियोटाइप प्रपोज किया गया कि वेजिटेटिव ग्रोथ शुड बी स्टॉप्ड जब रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो रही है, तो प्लांट को इरेक्ट ब्रांचेस होनी चाहिए और हार्नेस करने के लिए लॉन्ग फोटो पीरियड, फेवरेबल टेम्परेचर को, टाइम फ्लावरिंग के टाइम पे 2 से 3 लंबी पॉड्स होनी चाहिए लीव एक्सिस में, 2 से 3 होनी चाहिए एक पॉड, ठीक है। अगला था अरहर का केस। अरहर के केस में क्या बात हुई कि जो ग्रोथ है वो बिगिन करती है बहुत कम कम टाइम में, यानी कि पहले के 2 महीने में ओनली एक या दो ब्रांच आएंगी, इसलिए अरहर उतनी सोलर एनर्जी को पहले इनिशियल मंथ्स में हार्नेस नहीं कर पाती है। फ्लावर्स ड्रॉप करते हैं, वो इनकी मेजर प्रॉब्लम है। पॉड्स की फिलिंग भी कम होती है जिसकी वजह से दिक्कत होती है आगे हमें यील्ड अटेन करने में। इसके लिए जो आइडियोटाइप दिया गया वो था कि फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए कैनोपी में, एटलीस्ट बिगिनिंग में, ताकि मैक्सिमम वो एनर्जी अटेन कर सके। रिप्रोडक्टिव फेज को स्टार्ट होना चाहिए वेजिटेटिव के क्लोज होने के बाद। जो लंबी फ्लोरल एक्सिस हैं, जिनके 2 से 3 फ्लावर्स हैं एक ट्राइफोलिएट एक्सिस में, उसे हमें कंसिडर करना चाहिए। एक्टिव रूट नोड्यूल लंबे टाइम के लिए। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जो कि यूनिवर्सल है। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग, सारे फ्लावर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आने चाहिए।
राइस की बात करें, इसमें डीप रूट सिस्टम की बात की है, ड्वार्फ की बात की है, सिंक्रोनाइज ट्रैवलिंग की बात की है, फर्टिलाइज टिलरिंग की बात की है, हाई नंबर ऑफ ग्रेन्स की बात की है, सीड डोरमेंसी की बात की है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंस, जैसा कि सब में है इसमें भी की है। रेन फेड व्हीट ये भी अलग है, इसकी भी क्या प्रपोज किया है, इसकी आसाना ने प्रपोज की थी कि स्पाइकलेट ज्यादा हो, पेडंकल लार्ज हो, डीप रूट सिस्टम हो, लीव्स पैरेलल हो सॉइल के, ग्रेन डेवलपमेंट पीरियड मीन टेम्परेचर जो 25 के आसपास है उसके आसपास हो। ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए क्या आइडियोटाइप था कि शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव रूट सिस्टम होना चाहिए, ड्रॉट टॉलरेंस हो, पोटेंशियली हाई यील्डर्स होने चाहिए। इस तरीके से हमने आइडियोटाइप्स के मैक्सिमम हमने छोटे छोटे काफी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मॉडल प्लान्स। अब हम बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की, उसके बाद हम आएंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पे। तो रीजनल प्लानिंग में इंडिया में इनिशिएट हुआ था 1988 में, प्लानिंग कमीशन ने इसे स्टार्ट किया था, 7th 5 ईयर प्लान के अंडर इसको लाया गया था। रीजनल प्लानिंग की बात की गई कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, बिकॉज इसलिए इसको इनिशिएट किया गया। एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि रेन है, टेम्परेचर है, सॉइल है, टोपोग्राफी है, क्रॉप्स है, फार्मिंग सिस्टम है, पानी है, रिसोर्सेज है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कोई भी प्लानिंग इसमें हमारी उस लेवल तक नहीं थी, तो इसको यहाँ पे इसलिए इनिशिएट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन की। एग्रोक्लाइमेटिक जोन है क्या चीज? ये एक लैंड यूनिट है जिसको हम मेजर क्लाइमेट के बेसिस पे हम उसे डिवाइड करके हम उसे अलग अलग डिमार्केशन दे देते हैं, बेसिस क्राइटेरिया पे होमोजेनिटी की जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, जैसे कि वाटर का सरप्लस है, वाटर की डेफिशिट है। इंडिया को 11 जोन्स में डेवलप किया गया है, लेटर ऑन 15 में डेवलप किया गया, बेसिस पानी की सप्लाई, वाटर की डेफिशिएंसी, क्रॉपिंग सिस्टम के बेसिस पे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट इस बुक में है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक को ले लें, इसे पढ़ें, इसे रीड करें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको एफिशिएंटली हेल्प कर सके। लेट्स मूव ऑन। एक इकोलॉजिकल रीजन को भी इसने बताया है कि एक इकोलॉजिकल रीजन एक एरिया है अर्थ की सरफेस में जहां पे कि अलग अलग इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे मैक्रो क्लाइमेट के बेसिस पे सॉइल, वेजिटेशन, फ्लोरा, फौना, एक्वेटिक सिस्टम, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिस है 4 मेजर चीजों पे, इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ पीरियड पे, रेनफॉल पे, सॉइल पे और डिस्ट्रिक्ट्स पे, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हैं इकोलॉजिकल जोन के, एक होते हैं आपके बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आते हैं आपके फूल, पत्तियां और एनिमल, जैसे फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है। एबायोटिक फैक्टर जिसमें कि मिनरल, वाटर, लाइट, ये सब आते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो 21 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जिनको 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की हम डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। इसको आप मैप के साथ साथ देखते चलें तो आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये ऊपर का एरिया है जिसमें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिली एरियाज ऑफ यूपी वो सब इसमें आता है, जो कि जिसका क्लाइमेट जनरली कूल और ह्यूमिड रहता है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 1600 से 2000 के आसपास में रहती है। क्रॉप की बात करें तो व्हीट, मेज, पैडी, क्रॉप, पोटैटो, ये सब क्रॉप्स होते हैं। 3 सब रीजन्स में डिवाइडेड है, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट नहीं है वैसे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे लोएस्ट है जम्मू कश्मीर में और हाईएस्ट है हिमाचल में। प्रोडक्टिविटी लेवल्स की बात करें तो वो कम है एवरेज से। अब इसको रीजन को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी इसमें मेंशन्ड है। 5 मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए हैं। एक, इंटेंसिफाई करो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग को, लैंड यूटिलिटी प्लानिंग होनी चाहिए, गुड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। इरिगेशन अच्छा होना चाहिए और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना है। मोर और लेस यही सारे पॉइंट्स रहते हैं, बट घुमा फिरा के हमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। वेस्टर्न की बात कर ली, अब हम आएंगे ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। इसमें आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। सिक्किम है, दार्जिलिंग, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया, 8 सिस्टर्स एंड वेस्ट बंगाल, ये आसपास का सारा एरिया, बिहार वगैरह सब इंक्लूडेड है। यहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड और सब ह्यूमिड है। 1800 से 3500 तक यहाँ पे रेनफॉल जाती है। उसे आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, उस एरिया में काफी फ्लड वगैरह भी आता है, तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए। 2000 यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे 3500 के आसपास है, ठीक है। ये जस्ट फॉर द रिमेम्बरिंग पर्पस है। 5 सब रीजन्स में ये डिवाइडेड है, वो 3 में डिवाइडेड था, ये 5 में है। यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होती हैं इसमें मेज है, पैडी है, जूट है, रेपसीड है, ये सब होते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल और इस एरिया में जूट वगैरह का काफी अच्छा कल्टीवेशन होता है, तो उसको आप याद रख सकते हैं। ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन 1/3 ऑफ द सॉइल में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसको डेवलप करने के लिए यहाँ भी सेम है, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, पीपल को एजुकेट करो, गुड सप्लाई दो इनपुट की, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करो, गुड कम्युनिकेशन करो, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तीसरा आता है आपका लोअर गंगेटिक प्लेन। इसको कैसे याद रखोगे? एक है लोअर गैंगेटिक प्लेन, एक है मिडिल गैंगेटिक
प्लेन, एक है अपर गैंगेटिक प्लेन। ये तीन आपके साथ साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका वेस्ट बंगाल की, अगर प्रॉपर वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पे ये वो रीजन है जो कि वेस्ट बंगाल में इंक्लूडेड है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी राइस की कम होती है नेशनल एवरेज से यहाँ पे, बट ये रीजन कंट्रीब्यूट करता है कम से कम 12% राइस का प्रोडक्शन। यहाँ पे और भी क्रॉप्स हैं जैसे कि जूट, रेपसीड, वीट, ये तो रहेंगे ही। रेपसीड, मेज, पोटैटो, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप्स हैं। ह्यूमिड से ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट है, 4 सब रीजन्स में ये डिवाइडेड है। यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम हो गई, 13 से 1600 के आसपास आ गई, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? गुड वाटर मैनेजमेंट नहीं है, हाई वैरायटी सीड्स नहीं है, पुअर एक्सटेंसिव नेटवर्क है, मार्केटिंग नहीं है, वो सारा पॉइंट्स तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मिडिल गैंगेटिक प्लेन में आ गए हम, ईस्टर्न यूपी और बिहार वाले प्रॉपर रीजन में आ गए हम इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और रेनफॉल को कम कर दो, 1200 से 1400 mm पे आ जाओ। क्रॉप्स यहाँ पे आपके आ गए शुगर केन, पैडी, मेज और व्हीट, ठीक है। अब आते हैं हम अपर गैंगेटिक प्लेन में। रिमेनिंग पार्ट्स यूपी के और 3 सब रीजन जैसे कि ड्राई, सब ह्यूमिड एंड सब ड्राई क्लाइमेट, ये वाला रीजन होता है। 700 से 900 mm के बीच की इसमें रेनफॉल होती है। इरिगेशन इंटेंसिटी 131% है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी 145%। बाकी पॉइंट इसमें सिमिलर ही है। अब आया, 5 रीजन्स हमने कवर कर लिए। अब हम आते हैं ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, फिर आता है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ये सभी सिमिलर हैं। ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में ये थोड़ा सा अलग रीजन है, इसमें आपका पंजाब, हरियाणा, शिवालिक वो वाला एरिया कवर हो जाता है। सेमी एरिड से लेके ड्राई तक एरिया जाता है, ये थार तक जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना लेवल ऑफ इंटेंसिटी रहती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे हाईएस्ट होती है, लो पॉवर्टी है, वो सारी चीजें हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट वो सारा आपका सेम है, बट इसमें थोड़ा अलग फैक्टर क्या है कि लिग्यूमिनस क्रॉप्स के हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, डाइवर्सिफिकेशन की बात की है और रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल की बात की है। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न को तो आप, वेस्टर्न और सदर्न को तो आप साथ साथ लेके चलो। ईस्टर्न पे हमारी रेनफॉल है 1200 से 1400, सेंट्रल में है 400 से 1500, वेस्टर्न में है 600 से 1000 और सदर्न में है आपका 600 से 1000 के आसपास, इसमें भी है, ठीक है। ईस्टर्न प्लेट्यू वाले रीजन्स में आ जाएगा आपका वैनगंगा, ईस्टर्न हिल एरियाज, एमपी, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे रीजन्स आ जाएंगे। क्रॉप आएंगी इसमें राइस, व्हीट, मेज, रागी। रागी एक एक्स्ट्रा है जो कि वहां पे नहीं थी। सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल में हमारे एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, ये वाला एरिया आता है। रवाइंस आते हैं, इसमें सब रीजन्स डिवाइडेड है। यहाँ पे व्हीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा ये सब ज्यादा होता है। 75% एरिया यहाँ का रेन से अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्टर्न प्लेट्यू की बात करें, ये मेन इसमें जो है महाराष्ट्र का एरिया है, एमपी और राजस्थान भी इसमें इंक्लूडेड है। ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट ये सब रहेंगे ही साथ में। ज्वार जो है हमारी कंट्री का इस सीजन से बहुत ज्यादा अच्छा आता है, इरिगेशन आती है यहाँ पे, केनाल के थ्रू होती है। बेस्ट क्वालिटी ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सदर्न की बात करें, यहाँ पे आंध्रा, तमिलनाडु, नीचे वाली साउथ की बेल्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 111% के आसपास है। अब आया ईस्ट कोस्ट प्लेन, वेस्ट कोस्ट प्लेन, दो कोस्ट प्लेन्स आ गए। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले रेंज की बात करेंगे, 700 से 1500, 1200 के आसपास है। यहाँ पे 2200 से 3600 के आसपास है। वेस्टर्न कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा रेन है। आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हुए इसे याद कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज आप इसे रिमेंबर नहीं कर पाओगे। ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में ज्यादा बारिश होती है। ये आ गया आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा वाला एरिया। जबकि ईस्ट में आ गया आपका तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा वाला एरिया। अलुवियल से कोस्टल सैंड्स की सॉइल है, ठीक है। राइस, ग्राउंडनट, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब क्रॉप्स है। राइस, रागी, ग्राउंडनट, टेपियोका यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बस इतना है। फिर आया गुजरात प्लेन एंड हिल्स, ये गुजरात के नाम पे प्रॉपर एक अलग सेपरेट नाम है। 300 से 1700 के आसपास है। मेज, व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, ज्वार, यहाँ पे टोबैको एक एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आया वेस्टर्न ड्राई रीजन। वेस्टर्न ड्राई रीजन्स में राजस्थान भी आएगा आपका, है सैंडी डेजर्ट भी आएगा, इरेटिक रेन, हाई इवेपोरेशन, स्कैंटी वेजिटेशन, वो सब चीजें आप बोलोगे। 95 सेंटीमीटर के एमएम के आसपास यहाँ पे रेनफॉल रहती है, वो सब आप इसमें दे सकते हो। दो मेन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे, इंदिरा गांधी कैनाल का और डीपीपी, डीडीपी जिसे बोलते हैं, रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आता है आपका आइलैंड रीजन। आइलैंड रीजन का आ गया आपका, यहाँ पे 300 के एमएम के आसपास रेनफॉल होती है, जो कि तो हमेशा 8 से 9 महीने तक रहती ही है। 50% से भी ज्यादा एरिया यहाँ पे कवर्ड होता है राइस से, कोकोनट जैसी क्रॉप से। मेन एम्फेसिस यहाँ पे क्रॉप इंप्रूवमेंट, वाटर को मैनेज करना, फिशरीज पे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की, जो कि इंडिया की हमने बात किया कि वो 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइडेड है। तो मैं बस आपको एक बार नाम बता दूंगी, बिकॉज इतना बोल पाना कहना वो कोई रेलेवेंट बनेगा नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें। बट लेट्स सी कि कौन कौन से एरिया है, किस तरीके से याद करना है। 21 में से कैसे याद करेंगे? वेस्टर्न हिमालय 1, वेस्टर्न हिमालय 2, वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। ये तीन तो आपके वेस्टर्न 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 से तीन तो ऐसे याद हो जाएंगे। फिर आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू 1,
ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू 1 है, एक डेक्कन प्लेट्यू 2 है, एक डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न घाट है। ये 3 आप एक साथ याद कर सकते हैं। एक और है इनके साथ, डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड, जिसे बुंदेलखंड का एरिया बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड, फिर आएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड एंड काठियावाड़, सेंट्रल हाईलैंड में मालवा एंड बुंदेलखंड। अब आ गए हम ईस्ट साइड पे। ईस्ट में आ गया हमारा ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु एंड डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़, ईस्टर्न प्लेट्यू छोटानागपुर एंड घाट, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर ईस्टर्न प्लेन्स असम एंड बंगाल प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, देन वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। एक बार इसको दोबारा मेमोराइज कर लेते हैं। वेस्टर्न के मेजर 4 हैं, वेस्टर्न हिमालय 1, वेस्टर्न हिमालय 2, वेस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, 3 ये हो गए। डेक्कन प्लेट्यू का 1 है, डेक्कन प्लेट्यू का 2 है, डेक्कन प्लेट्यू का तीसरा ये है, चौथा ये है। ईस्टर्न में कौन-कौन से हैं? ईस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न प्लेट्यू भी है, ईस्टर्न हिमालय भी है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है। आसाम एंड बंगाल ये सेपरेट है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स ये सेपरेट है, आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ये एक-एक है। वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट का एक ये है, वेस्टर्न घाट का हमारे पास दूसरा यहाँ पे है। तो हमें इस तरीके से हमें इसे मेमोराइज करके एक चार्ट बना के इसे याद करना पड़ेगा, ताकि अगर एग्जाम में आता है इन केस या पूछा जाता है तो आप इससे एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकें। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। कमेंट बॉक्स पे प्लीज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है शेयर कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है देखना। सो आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड आपके कमेंट्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।